और सबसे पहले बात करेंगे बुंदेलखंड में रण। बुंदेलखंड हमेशा से ही यूपी की राजनीति में मुख्य भूमिका अदा करता आया है। बुंदेलखंड में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पैठ बनाने में जुटे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चित्रकूट पहुंची हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ का झांसी और महोबा दौरा रहा हो, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के झांसी में आज विजय रथ यात्रा निकाली। इससे पहले यहां अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, जिस तरह ममता बनर्जी ने बंगाल में भाजपा का सफाया किया, उसी तरह यूपी में सपा भाजपा का सफाया करेगी। अखिलेश यादव ने कहा, बुंदेलखंड की जनता ने भाजपा को जमकर वोट दिए थे, लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा जो काम पिछली सरकार ने चलाए थे उन्हें भी बंद कर दिया। बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। सभी लोकसभा के सांसद जीते, सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। लेकिन इधर 4.5 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड की जनता ने तो भरपूर वोट दिया, लेकिन बुंदेलखंड की जनता खाली छूट गई, खाली हाथ रह गई। इस सरकार ने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया। जो कार्य पुरानी सरकार में चल भी रहे थे, उन कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाई। जहां बुंदेलखंड की जनता ने सभी विधायक जिताए थे, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देगी। भूखे प्यासे पड़े रहे, सरकार ने कोई मदद नहीं की। जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय सरकार ने मजदूरों को, गरीबों को अनाज छोड़ दिया। वो खबर जो सबसे पहले मध्य प्रदेश से आई थी कि एक गर्भवती महिला चलते चलते अपने पहुंची थी गांव, लेकिन उसे अस्पताल मिल गया। वहां पर गांव वाले और घर परिवार वाले अस्पताल ले गए, डिलीवरी हुई वहां। लेकिन उत्तर प्रदेश में ललितपुर बॉर्डर पे जो दूर से चल करके मां आई थी, उसकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। नौकरी और रोजगार के कितने सपने दिखाए इन्होंने। लखनऊ से लेकर के दिल्ली में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है नौकरियों की, लेकिन बताइए कितने नौजवानों को रोजगार नौकरी मिली है। बड़े बड़े आयोजन किए गए इन्वेस्टमेंट के लखनऊ में, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी भी आए, वो सब आए। बताइए कहां पर कारखाना लग गया, कहां पर उद्योग लग गया। और जैसे ही चुनाव आया तो बताइए मिसाइल का सपना दिखा रहे हैं झांसी के लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को। यहां के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड में है, और बुंदेलखंड में भी वैसी तस्वीरें आ रही जैसी पूर्वांचल में आ रही थी। अखिलेश जी, तमाम भीड़ जुट रही है, तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या माहौल लगता है बुंदेलखंड का? बुंदेलखंड ने पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। सभी विधायक, सभी लोकसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड की जनता को धोखा दिया। इनके हाथ कुछ नहीं लगा, और लगातार 4.5 साल के कार्यकाल में बुंदेलखंड आते आते डबल इंजन की सरकार का इंजन फेल हो गया। इसलिए बुंदेलखंड की जनता ने फैसला किया है, और जो जन समर्थन बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश जी, अगर बुंदेलखंड के दौरे की बात करें तो बुंदेलखंड दौरे में आपने परिवारवाद की डिफिनेशन को कुछ बदला है। अब आप कह रहे हैं कि जिनके परिवार नहीं है वो परिवार को क्या समझेंगे, तो क्या जो आप पर निशाना हो रहा था आप उसे उनकी तरफ मोड़ रहे हैं? सवाल ये है कि जिस समय मजदूरों को मदद की जरूरत थी, मजदूर पैदल पैदल घर जाना चाहता था, पैदल घर गया, उसकी
बस या ट्रेन का इंतजाम होना चाहिए, सरकार ने अनाज छोड़ दिया। और तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां पर गरीब जनता को परेशान किया है सरकार ने। दवाई के लिए लाइन में लगना पड़े, बिस्तर के लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, और आज खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि दुख वही समझ सकते हैं जो परिवार वाले हैं, परिवार वालों का दुख वही समझ सकते हैं जो परिवार वाले हैं। अखिलेश जी, आज भी आपने जिक्र किया, महोबा में भी जिक्र किया था, चाचा की बात की कि हमारे चाचा के भी कामों का शिलान्यास किया जा रहा, तो क्या कुछ अच्छे संकेत? जो उद्घाटन हो चुके हैं, उन्होंने जो कार्य किए थे एज ए इरिगेशन मिनिस्टर या उस समय समाजवादी सरकार में उन्होंने उद्घाटन किया, उसका उद्घाटन कर रही सरकार। अभी भी सरकार के पास अपना काम बताने को नहीं है। जी बिल्कुल, ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। इन्होंने साफ तौर से कहा कि भाजपा के पास अपना काम बताने को नहीं है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के काम वो गिना रहे हैं। झांसी से मुस्तफा के साथ चंद्रमणि शुक्ला के। तो सबकी नजर बुंदेलखंड पर बनी हुई है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो। जहां भाजपा चाहती करिश्मा जो 2017 में था उसे दोहराए, लेकिन बाकी पार्टियां चाहती इसमें अब बदलाव हो। बात करेंगे, सब हवा हवाई है, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पंजाब सरकार हमेशा तो किसानों दे नाल खड़ी है। केंद्र वालों कानून वापस ले जाने दे ऐलान तो पहला पंजाब विधान सभा सैशन च इन्हां 3 खेती कानूनों खिलाफ मता पास किया गया। 32 किसान जथेबंदियां दी हुई मीटिंग दौरान किसानों दियां लगभग सारियां मंगां प्रवान कीतियां गईयां। संघर्ष दौरान शहीद हुए परिवारां नूं पंजाब सरकार वालों सरकारी नौकरी दित्ती जा रही है। लोकतंत्र दी जित दे किसानी संघर्ष दे नाम ते बनाया जाएगा एक मेमोरियल। ऐसी है संघर्ष का एक मैमोरियल पंजाब दे विच बनावांगे और बड़े पद्धर का बनेगा। लंबे संघर्ष तो बाद केंद्र वालों कानून रद्द होने तक पहरा देन, शहीदां नूं मुआवजा मिलन अते MSP दे गारंटीड कानून लई पंजाब सरकार हर हाल किसानां दे नाल। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे, सब हवा हवाई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को लुभाने के मकसद से सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी वायदों की झड़ी लगा दी है। इस बीच शुक्रवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी वायदों को प्रलोभन बताते हुए भाजपा, सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मायावती ने एक ट्वीट के जरिए सवाल उठाया कि जो वायदे आज किए जा रहे हैं वे सरकार रहते पूरे क्यों नहीं किए गए। बसपा सुप्रीमो ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, यूपी में खासकर भाजपा, सपा, कांग्रेस आदि के द्वारा प्रदेश की जनता को लुभाने व गुमराह करने के लिए आए दिन प्रलोभन भरे जो चुनावी वायदों की झड़ी लगाई जा रही है, जिसको सत्ता में आने के बाद अधिकांश भुला दिया जाता है। और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जुड़ गई हैं। कंचन जी, जो बसपा सुप्रीमो है मायावती ने, उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ये जो घोषणाएं हैं, ये जो वायदे हैं, ये जो दावे हैं, सिर्फ हवा हवाई हैं। चुनाव के बाद इसका कोई सरोकार नहीं रहता, सब भूल जाते। कितना सहमत है उनके ट्वीट से? कंचन जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। कंचन जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हम वापस कंचन जी के पास आएंगे तो आपको हम खबर बता रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने
एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं और उन्होंने सभी पर हमला बोला है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। सभी पर उन्होंने कहा है कि ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, वायदे करते हैं, लेकिन जब सत्ता के शीर्ष पर, सत्ता के सिंहासन पर पहुंचते हैं, ये सारे वायदे भूल जाते हैं और जमीन पर उसका कोई असर देखने को नहीं मिलता है। मायावती ने चुनावी वायदों को प्रलोभन बताया है, लुभाने वाले वायदे बताए हैं, जिसका वास्तविक धरातल पर कोई असर नहीं होगा, ऐसा उनका कहना है। इस दौरान उन्होंने सभी पार्टियों पर निशाना साधा है। तो चुनावी वायदों पर सपा, माफ कीजिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी पार्टियों को घेरने का काम किया है, सभी पर सवाल उठाए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर समाजवादी पार्टी। वापस हमारे साथ इसी खबर पर कंचन द्विवेदी जुड़ गई हैं। कंचन जी, ट्वीट किए हैं के बाद 1-2 ट्वीट किए हैं मायावती ने और उन्होंने सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं सभी पर ये आरोप लगाए कि चुनाव के वक्त बड़े बड़े वायदे तो जरूर किए जाते लेकिन चुनाव आते आते सब भूल जाते हैं। जी, आप तो अगर मैं कहूँ कि मायावती जी तो चुनाव में भी नहीं दिख रही हैं, वो है कहाँ, वो रहती कहाँ है, वो है भी या नहीं है। चुनाव तो कम से कम और भी लोग चुनाव में उतर के दिखने भी लगते हैं कि हाँ कुछ है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही हवा हवाई हो जाती है, तो वो किसी और को हवा हवाई कैसे कह सकती है। लेकिन चुनावी वायदों की अगर बात करें, जो घोषणाएं होती हैं ठीक चुनाव से पहले, इस तरह के अगर बात करें, शिलान्यास भी होते हैं और बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं कि जब सरकार हमारी बनेगी तब ये काम सरकार जनता के लिए करेंगे, तो क्या उस पर कितना यकीन माना जाए? हमारी सरकार में जो भी वादे हुए हैं वो पूरे हो रहे हैं। देखिए, हमारे सरकार में बुंदेलखंड का कितना विकास है। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि हाँ, बाकी जो दल हैं वो सिर्फ वादे ही किए हैं बुंदेलखंड के लिए। अभी तक देखा जाए अखिलेश जी ने किया क्या है बुंदेलखंड के लिए? उन्होंने बस केवल सड़कों को देखा जाए तो पूरी सड़कें बर्बाद पड़ी रही जब उनका शासन था। गुंडागर्दी कितना ज्यादा रहा है, कोई घर से निकल नहीं पाता था। किस प्रकार से हमारे बुंदेलखंड में, क्योंकि मैं बुंदेलखंड की बेटी हूँ इसलिए और भी अच्छे से पता है बुंदेलखंड में किस प्रकार से भूस्खलन हुआ था उस समय जब अखिलेश जी थे, तो इसको तो कहना ही मुहाल है कि एकदम से उन्होंने, ऐसा लग रहा था कि पूरी नदियां ही साफ कर देंगे, इतनी बालू निकाल ली थी उन्होंने। और इस प्रकार से केवल और केवल गुंडागर्दी का राज उनका चलता रहा है और कुछ नहीं हुआ है। सारे लोग बस जो सफाई और नेता उनके थे बस इसी में गुंडागर्दी करते रहते थे कि उनकी सरकार है। तो बस जहां देखो वो यादवों का जो शासन होता था, यादव ही केवल प्रशासन में होते थे। आपको शायद मालूम हो कि जहां पर भी जो भी प्रशासन है या जो भी अधिकारी वर्ग था उसमें केवल और केवल यादव ही दिखाई देते थे। तो ये जाति वाली और ये परिवारवाद वाली राजनीति अखिलेश जी ने की है। और फिर हमारी सरकार देखी जाए तो जैसा बुंदेलखंड में अभी देखा आपने कि अर्जुन सहायक योजना निकाली है, इसमें 6600 करोड़ रुपए का बहुत अच्छी सौगात हमारे बुंदेलखंड को मिली है। और बहुत अच्छी सुविधा जो मिली है ना, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हमारे योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने दिया है। दूसरी बात, लिंक रोड, मैं सच बता रही हूँ क्योंकि मैं एक गांव की लड़की हूँ और मैंने गांव गांव चलकर देखा है बुंदेलखंड में एक लिंक रोड बिल्कुल फ्रेश पड़ा है, सारे लिंक रोड संभल गए हैं। तो ये तो देखने वाले और बुंदेलखंड की जनता जानती है कि हमारे आदरणीय योगी जी ने क्या किया है, मोदी जी ने क्या किया। कंचन जी, अगर बुंदेलखंड की राज्य की बात करें, लगातार कई आंदोलन भी हुए, सभी सरकारों ने यह भी कहा कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनना चाहिए, चाहे वो बसपा हो, सपा हो या फिर बीजेपी भी हो, लेकिन अभी तक अलग राज्य नहीं बन पाया है। चुनाव से पहले ये बीजेपी ने भी वायदा किया था बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का, उस पर आप क्या कहेंगे? नैतिक प्रक्रिया है और उसमें क्या होगा मैं उस पर कुछ कह नहीं सकती, वो अलग का मामला है, उसमें मुझे कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। बाकी बुंदेलखंड की जो अभी हमारी सरकार में स्थिति है तो सच में ही एक बात सराहनीय है। कंचन जी, सवाल तो यही ना, बोलना क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि चुनाव के वक्त तो अगर बात करें तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि बुंदेलखंड राज्य हम बनाएंगे अगर हम सत्ता में आते हैं। और उसके बाद मायावती का ट्वीट कर रही हैं कि चुनावी वायदे किए जाते हैं। तो जब 4.5 साल बीत गए, अब अगली सरकार में चुनाव होने वाले हैं, अब वो वायदा तो बीजेपी ने भी नहीं पूरा किया। जी, अगर ऐसी कोई वादा हुआ है तो ये बड़े बड़े लोगों की, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, वीरेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के विधायक, इनको जानकारी जरूर होगी।
वीरेंद्र जी, चुनाव से पहले बीजेपी ने भी एक वादा किया था बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का, और ये वादा आज से नहीं हो रहा है। पिछली कई सरकारें रही, चाहे वो बसपा की हो, सपा की, सब वादा करते हैं। मायावती ने तो केंद्र को प्रपोजल भेज दिया था, पूरा प्रस्ताव भेज दिया था कि बस साइन कर दीजिए, अलग राज्य बन जाएगा। मगर उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने शायद सहमति नहीं बनाई और शायद वो लटक गया मामला। लेकिन अब कंचन जी कह रही हमें ये वायदा नहीं पता, शायद आपको पता हो बीजेपी ने जो वादा किया था बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने का। भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती वो भूल जाती है। इन्होंने जो है अपने संकल्प पत्र में न जाने कितने वादे किए, लेकिन एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। और जब चुनाव आ गया वे वादा ही भूल गए। अब इनके जो लोग हैं ये पहले अपने घोषणा पत्र को निकालें, मैनिफेस्टो को निकालें और देखें कि हम लोगों ने कौन सी गलती की है और कौन हम लोगों ने वादा किया था जनता के साथ और उसको पूरा नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। जब करने का वक्त आता है तो ये कहते हैं कि हम भूल गए, हमें जानकारी नहीं है। तो निकाले ना अपना घोषणा पत्र जो जनता के साथ इन्होंने वादा किया था। लेकिन वीरेंद्र जी, घोषणा पत्र की अगर बात करें, अगर 2017 के मैनिफेस्टो की बात करें तो उस पर अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव भी ये बात बोल रहे थे कि टैबलेट बांटने का वादा किया था, लेकिन टैबलेट अभी तक बांटे नहीं गए। अब टैबलेट को लेकर सरकार जो है मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उसको पूरा करने जा रही है। तो आपके पास जो मुद्दा था मैनिफेस्टो को लेकर कि टैबलेट नहीं बांटे गए, स्मार्टफोन नहीं बांटे गए, अब तो सरकार वो भी करने जा रही है। अब कौन सा वादा है मैनिफेस्टो में जो सरकार ने नहीं पूरा किया, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि कंचन जी अभी हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे पूछेंगे। बीत गया तब उसके बाद इन्होंने जो वादे किए थे क्या वो पूरा किया? क्या इन्होंने यही वादे किए थे कि बुंदेलखंड में गुंडागर्दी का राज चलेगा? क्या इन्होंने यही वादे किए थे कि हमारे यहाँ भूखलन होगा? क्या हमारे भूखलन जिस प्रकार से आपने करवाया, क्या यही आपने वादा किया था? क्या आपने यही वादा किया था कि प्रशासन में केवल और केवल यादव लोग भरे जाएंगे? क्या आपने यही वादा किया था कि सामान्य स्थितियां नहीं रखी जाएंगी बुंदेलखंड या यूपी किसी की मैं बात करूं? क्या आपने यही वादा किया था कि जो भी हम कह रहे हैं वो बिल्कुल पूरा नहीं करेंगे? और मैं बात करूं अगर बुंदेलखंड से हट करके तो लखनऊ एक्सप्रेस में आपने जो भी काम किए हैं उसमें से आधा ही छोड़ा है। कोई भी काम आप बता दीजिए जो आपने पूरा किया हो, और बस साफ देखने का जरूर काम किया है, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे गोरखपुर एक्सप्रेस वे हो, और जो अधूरा छोड़ दिया वो यमुना एक्सप्रेस वे है, तो वो हमारी सरकार में आकर के बना है। तो इसके अलावा और क्या किया है आपने? कि आप तो पहले समाजवादी पार्टी के जो वक्त में काम हुए हैं उसकी जानकारी रखिए। हमें तो आप बताइए ना, मैं क्यों जानकारी रखूं? मैं अपनी पार्टी की जानकारी रखूंगी ना। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये इसमें से क्या है, इसमें से क्या है जो मैं बता रही हूँ आपको। ये बुंदेलखंड की स्थिति है, इसमें से आपने क्या किया है? यही सब कुछ किया है ना, इसके अलावा कुछ क्या होगा बताइए? बताइए ना आपने ये नहीं किया। अच्छा, ये नहीं किया है आपने, ये नहीं किया है। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे मायावती के ट्वीट को लेकर। एक के बाद एक ट्वीट किया है मायावती ने और ये कहा है कि जो सरकारें हैं इस वक्त लगातार जो सत्ता में है, जो सत्ता में नहीं है, सभी पार्टियों पर हमला बोला है। कहा है कि जो वायदे किए जा रहे हैं लेकिन सत्ता में जब पहुंचते हैं तो सारे ये वायदे भूल जाते हैं। हम बात करेंगे अब मथुरा की बारी, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे अब मथुरा की बारी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान ने सियासी गलियारों में तापमान बढ़ा दिया है। डिप्टी सीएम मौर्य के बयान से अब मथुरा की जो तैयारी है कि ट्वीट करने के बाद से ही विपक्ष ने उनको घेरना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मौर्य ने सफाई देते हुए कहा कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, ये हर कृष्ण भक्त की इच्छा है। लेकिन ये विवाद यहीं पर नहीं थमा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के जो ऐलान उसने किया था 6 दिसंबर को ईदगाह परिसर में जलाभिषेक करेंगे, वहीं प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है। साथ ही पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं आज ईदगाह परिसर में भारी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की गई और ईदगाह में आने वाली नमाजियों के आधार कार्ड देखकर ही उनकी एंट्री की गई। फिलहाल मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन खासा सतर्क है। तो मथुरा में इस वक्त धारा 144 लगा दी गई। हमारे साथ मथुरा से हमारे संवाददाता गिरधर पचौरी जुड़ गए हैं। गिरधर, जब केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उन्होंने एक बयान दिया, ट्वीट किया कि अब मथुरा की बारी है, उसके पहले हिंदू महासभा के लोगों ने 6 दिसंबर को ईदगाह, जो शाही ईदगाह है, वहां पर मूर्ति स्थापित करने की बात की श्री कृष्ण की। प्रशासन ने परमिशन नहीं दी है उनको और प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है, लेकिन ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं लोगों को बल मिला है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अपने शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि का विवाद काफी समय से चल रहा है। मुकदमे भी कोर्ट में पेंडिंग है, उनके भी अभी निर्णय आने बाकी है। लेकिन इसी दौरान जैसे कि अभी चुनाव, आगामी समय में चुनाव आने वाले हैं, उसको देखते हुए राजनीतिक पार्टियां भी अपना लाभ लेने का प्रयास कर रही हैं। अभी हिंदू महासभा के द्वारा ऐलान किया गया था कि 6 दिसंबर को उनके द्वारा ईदगाह परिसर में जलाभिषेक किया जाएगा। उसको देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्ती के साथ ऐसे लोगों से निपटने के लिए तैयार हो गया। पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। किसी भी उपद्रव को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से लगा हुआ है कि ऐसी कोई भी आशंका ना हो जिससे कि ऐसी घटना, कोई भी दुर्घटना ऐसी घटे। तो उसके बाद में जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट आता है कि अयोध्या काशी के अब हो चुका है, उसके बाद में मथुरा की बारी है। मथुरा का जैसे ही जिक्र होता है तो उससे कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठनों और जो इस तरह से मतलब चाहते हैं कि यहाँ पर एक विवाद खड़ा हो, उनको एक बल मिला है। वो चाहते हैं कि सरकार की मंशा भी उनके अनुरूप चल रही है। सरकार भी यही चाहती है कि यहाँ पर ये जो विवाद है ये और भी ज्यादा बढ़ता चला जाए। जी गिरधर, आज जुमे की नमाज थी और काफी संख्या में लोग ईदगाह पहुंचे थे। क्या लोगों का रिएक्शन है 6 दिसंबर को लेकर? क्या उनका कुछ कहना है? क्या आपकी उनसे बातचीत हुई है जो नमाज अदा करने पहुंचे थे उन लोगों से, या फिर प्रशासन के अधिकारियों का क्या कहना है? कितनी तैयारी की गई है? क्या लोगों में डर भी है, कुछ उत्पात भी हो सकता है, माहौल खराब हो सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मथुरा की जो व्यवस्था है पूरे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे मथुरा के वातावरण चल रहा है। अभी कैसी भी लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति नहीं है। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की आवाज अदा की गई है। पिछले शुक्रवार को जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक भ्रामक मैसेज फैलाया था कि अब की बार ईदगाह पर जो नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी। पिछली बार जो शुक्रवार था तो उसको 5000 के करीब नमाजी वहां ईदगाह मस्जिद में जाकर के नमाज अदा की थी उन्होंने। अब की बार प्रशासन द्वारा भी लगातार लोगों से अपील की कि यहाँ आने की, ईदगाह मस्जिद आने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई भी बवाल नहीं होगा, आप लोग अपने पास की मस्जिदों में नमाज पढ़ें। और अब की बार प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद था। प्रशासन के द्वारा 2100 जवानों की तैनाती की गई है। 4 ASP और 20 के करीब CO यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। 6 दिसंबर को लेकर किसी तरह की कोई भी कोताही बरतने को प्रशासन तैयार नहीं है। आज जितने भी नमाजी आए थे सभी के आधार कार्ड, बिल्कुल जो प्रशासन है पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरधर हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो मथुरा में जो इस वक्त हालात हैं,
हालांकि 144 धारा लगाई गई, लेकिन प्रशासन ने काफी फोर्स लगाई हुई। जुमे की आज नमाज भी थी, वो भी शांतिपूर्वक अदा की गई। और अब बात करेंगे कौन किसका परिवार। यूपी के सियासी गलियारों में आजकल एक शब्द जमकर सुनने को मिल रहा है, वो शब्द है परिवार। अखिलेश यादव लगातार भाजपा सरकार को इस मुद्दे पर घेरे हुए हैं। अखिलेश अपनी हर जनसभा में कह रहे हैं कि हम परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार वालों का दर्द समझते हैं। जिनका परिवार ही नहीं वो क्या दर्द समझेंगे। वहीं कल सहारनपुर में सीएम योगी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में एक परिवार के विकास को ही विकास का मानक मान लिया जाता था। इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था, वहां तो परिवारवाद और अपराध हावी रहा। पलायन, दंगे, अराजकता, बेटियां अपराधियों से डरकर स्कूल नहीं जा पाती थीं। प्रदेश की तस्वीर बदरंग हो गई थी। आजादी में जो राज्य अग्रणी था वो पिछड़कर बीमारू राज्य में शामिल हो गया था। सत्ता में बैठे लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवार परिवार, परिवारवाद, परिवार परिवार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री हैं, योगी नहीं है। ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है। ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। पिछली सरकारों के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं था। जहां जातिवाद होगी, जहां वंशवाद और परिवारवाद हावी होगा, वहां विकास और राष्ट्रवाद के लिए कोई जगह कैसे हो सकती है। और अब बात करेंगे कर लो अयोध्या का दर्शन। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल घोषणाएं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी यूपी में अपनी पैठ बनाने में युद्ध स्तर पर जुटी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक घोषणा की थी कि यूपी हमारी सरकार बनी तो सभी को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएंगे। इसी क्रम में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज पहली ट्रेन बुजुर्गों को लेकर रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या रवाना हुई। सीएम केजरीवाल भी स्टेशन पहुंचे और ट्रेन को अयोध्या के लिए रवाना किया। आपको बता दें, दिल्ली सरकार अपने उन वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाती है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होती है। ये योजना अरविंद केजरीवाल सरकार ने जनवरी 2019 में शुरू की थी। हालांकि कोरोना की वजह से ये योजना काफी दिनों से बंद चल रही थी, लेकिन अब इसे एक बार फिर से शुरू किया गया है। और 22 के बादशाह में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।